आज का हमारा टॉपिक है स्वराज पार्टी। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन बंद करने पर देश की जनता और राष्ट्रीय नेताओं की कड़ी आलोचना गांधी जी को झेलनी पड़ी। मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी से जनता में निराशा बढ़ने लगी। ऐसे में देश की जनता में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उत्साह बनाए रखना आवश्यक था और किसी सक्रिय कार्यक्रम को भी शुरू करने की जरूरत थी। भविष्य का मार्ग निर्देशित करने के लिए एक असहयोग समिति का गठन किया गया। समिति के लोगों ने देश भर का भ्रमण किया और जनता की भावनाओं को जानने का प्रयास किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों के साथ साथ काउंसिल में प्रवेश करने की भी सिफारिश की। कांग्रेस का गया अधिवेशन। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इन्होंने अपने भाषण में काउंसिल में प्रवेश करने तथा चुनावों में भाग लेने का अनुरोध किया। चित्तरंजन दास ने कहा, हम शेर को उसकी मांद में जाकर ही पराजित करेंगे, उनके व्यय को अस्वीकृत कर देंगे, निंदा का प्रस्ताव पारित करेंगे और सरकारी यंत्र का चलना असंभव कर देंगे। राजगोपालाचारी ने चित्तरंजन दास के प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया। इन्होंने प्रस्ताव पर मतदान करने का सुझाव दिया। मतदान हुआ और परिवर्तन विरोधियों की विजय हुई। इस पर चित्तरंजन दास ने अधिवेशन के सभापति पद से त्यागपत्र दे दिया। काउंसिल प्रवेश को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया। कांग्रेस में विचारधारा के आधार पर दो गुट बन गए, परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी। परिवर्तनवादी दल का नेतृत्व चित्तरंजन दास कर रहे थे। अन्य प्रमुख नेतागण थे मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां आदि। परिवर्तन विरोधी दल के सदस्य थे राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी तथा एस कस्तूरी रंगायत आदि। परिवर्तनवादी नेताओं का विचार था कि विधानसभा में प्रवेश कर सरकार की मनमानी को रोका जाए। चित्तरंजन दास ने कहा कि कांग्रेस का ये कर्तव्य है कि वह परिषदों में शामिल होकर अंदर से उनका ज़्यादा प्रभावशाली बहिष्कार करे। परिवर्तन विरोधियों ने इसका जोरदार विरोध किया। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह वस्तु है भारतीयों की स्वतंत्रता। स्वराज पार्टी के निर्माण के कारण। स्वराज दल के निर्माण के मुख्य कारण थे, पहला, असहयोग आंदोलन के बंद होने तथा महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने पर राष्ट्रीय आंदोलन की गति अत्यंत मंद हो गई। इस समय देश की जनता को फिर से सक्रिय करने की जरूरत थी। दूसरा कारण था, स्वराज प्राप्ति के लिए केवल रचनात्मक कार्य ही पर्याप्त न था। तीसरा कारण था, खिलाफत आंदोलन को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना हुई थी। आंदोलन के स्थगित होने से देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। मोहम्मद अली ने असहयोग आंदोलन के समय तो गांधी जी का साथ दिया, किंतु 1925 में असहयोग की नीति को छोड़कर सांप्रदायिक राजनीति को अपना लिया। जनता को सांप्रदायिक की ओर जाने से रोकने के लिए सक्रिय निर्देशन की जरूरत थी। चौथा कारण, सरकार ने असहयोग आंदोलन को कठोरता से दबा दिया। सरकार विरोधी तत्वों को चुन चुनकर समाप्त किया जा रहा था। अतः कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने काउंसिल में प्रवेश करने की मांग को उचित ठहराया ताकि वहां से सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाई जा सके। पांचवा कारण था, असहयोग आंदोलन के अचानक बंद कर देने से राष्ट्रीय नेताओं एवं जनता में तीव्र प्रतिक्रिया हुई।
बंगाल में चित्तरंजन दास तथा उनका भारत में मोतीलाल नेहरू और दक्षिण में NC केलकर ने गांधी की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। दल के प्रचार प्रसार के लिए नेताओं ने देश का भ्रमण करना शुरू किया। चित्तरंजन दास ने मद्रास में भाषण देते हुए कहा, क्या मैं विद्रोही हूँ? हाँ, मैं कांग्रेस या अन्य किसी संस्था के विरुद्ध विद्रोह अवश्य करूँगा यदि मुझे यह मालूम हो जाए कि स्वराज प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक है। मैं स्वराज चाहता हूँ, मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ, मैं संघर्ष करने को तैयार हूँ, मैं जीवन भर कभी कायर नहीं रहा हूँ, मैं अपना जीवन बलिदान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा स्वराज दल के बीच एक समझौता हुआ। स्वराज दल के सदस्य यह प्रस्ताव पास कराने में सफल हो गए कि कांग्रेस के सदस्य आगामी नवंबर मास में होने वाले निर्वाचनों में भाग ले सकते हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस के सदस्य जिन्हें काउंसिलों में प्रवेश करने के विरुद्ध किसी प्रकार की धार्मिक तथा नैतिक आपत्ति न हो, आगामी चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हैं तथा वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। स्वराज पार्टी और गांधी जी 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया क्योंकि उनका स्वास्थ्य तेजी से खराब हो रहा था। गांधी की अनुमति पाने के ध्येय से स्वराजवादियों ने उनसे मुलाकात की। गांधी स्वराजवादियों की नीति एवं कार्यक्रम के विरोधी थे। इतना अवश्य था कि गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वराजवादियों के कार्यक्रम का विरोध नहीं किया क्योंकि उनका विश्वास था कि सार्वजनिक रूप से विरोध करने से इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। गांधी जी ने स्वराजवादियों से कहा, हमारे बीच में वास्तविक और मौलिक भेद है। मेरी अभी यही राय है कि परिषदों में सम्मिलित होना और असहयोग, जैसा कि मैं समझता हूँ, साथ साथ नहीं चल सकता। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसा प्रतीत होने लगा कि एक बार पुनः कांग्रेस में विभाजन होगा। सरकार तो कांग्रेस में फूट डालना चाहती थी। 6 जून 1924 को वायसरॉय ने भारतीय गृह सचिव को लिखा, स्वराजियों और गांधी में अलगाव की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। स्वराजी इस समय कांग्रेस पर गांधी जी के नियंत्रण को तोड़ने में जी जान से लगे हुए हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों की कुटिल चालों को समझा और स्वराजवादियों के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। गांधी जी अभी इस हालत में नहीं थे कि असहयोग आंदोलन को पुनः चला सके क्योंकि जनता और राष्ट्रीय आंदोलन के नेतागणों का गुस्सा असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने पर ठंडा नहीं हुआ था। कांग्रेस ने स्वराज दल को काउंसिल प्रवेश करने की अनुमति दे दी। इस पर गांधी जी ने कहा, मैं स्वराजवादियों के मार्ग में अवरोध अथवा उनके विरुद्ध प्रचार में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं ऐसी योजना को सक्रिय सहायता नहीं कर सकता जिसमें मुझे स्वयं विश्वास न हो। किंतु धीरे धीरे गांधी जी के विचारों में बदलाव आने लगा। स्वराजवादियों ने विधानसभा में जिस साहस, धैर्य और आक्रामक विचारों को अपनाया, उससे गांधी जी प्रभावित हुए और उन्होंने यह अनुभव किया कि भले ही स्वराजवादियों की रणनीति तथा कार्यक्रम गलत हो, किंतु वे ब्रिटिश शासन के सहयोगी नहीं बन सकते। स्वराजवादी तो विधानसभा में प्रवेश कर चुके थे। ऐसे समय में सक्रिय विरोध किया जाना उचित नहीं होगा। जनता पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा ब्रिटिश सरकार भी इस विरोध का फ़ायदा उठाएगी। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा, अगर मैं ज़रूरत की इस घड़ी में स्वराज्यों का साथ नहीं देता हूँ तो यह देश के साथ धोखा होगा। मुझे उनका साथ देना ही चाहिए।
हालांकि मैं विधानमंडलों में हिस्सेदारी और संसदीय संघर्ष की नीतियों में विश्वास नहीं करता। उनकी नीतियों का विरोधी होने के बावजूद मुझे न केवल उनके साथ मिलकर काम करना है बल्कि उन्हें और मजबूत बनाना है। 7 नवंबर 1924 ईस्वी को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ने सम्मिलित रूप से एक प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसमें कहा गया कि स्वराजवादी कांग्रेस के नेतृत्व में रहते हुए विधानसभाओं में काम करेंगे। साथ ही स्वराजवादी ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को भी स्वीकार किया। दिसंबर 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। स्वराज पार्टी का उद्देश्य एवं कार्यक्रम। 1923 में स्वराजवादियों का चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। घोषणा पत्र में कहा गया था कि भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का मकसद इंग्लैंड के स्वार्थी हितों की पूर्ति करना है और तथाकथित सुधारवादी कानून विदेशी हुकूमत के शोषण को और बल प्रदान करते हैं। अंग्रेज़ों का असली मकसद भारत के असीमित संसाधनों का शोषण करना और भारतीय जनता को ब्रिटेन का ताबेदार बनाकर रखना है। घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि स्वराजवादी विधानसभाओं में प्रवेश कर सरकार के झूठे वायदों का पर्दाफाश करेंगे। स्वराज दल के उद्देश्य एवं कार्यक्रम थे: पहला, सरकार के साथ असहयोग करके सरकार के दूसरे कार्यों में बाधा तथा विलंब करना। दूसरा, उन परंपराओं का अंत करना जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन भारत में मौजूद थे। चित्तरंजन दास ने कहा कि यह कहा गया है कि हमारा नारा है, नष्ट करो। हम नष्ट करना क्यों चाहते हैं? हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? हम उस परिपाटी को नष्ट करना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है और न हो सकती है। हम इसे इसलिए नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम ऐसी पद्धति का निर्माण करना चाहते हैं जो सफलतापूर्वक कार्य कर सके और सार्वजनिक हित में सहायता पहुंचाए। तीसरा, स्वराज की प्राप्ति। चौथा, उन सभी व्यवस्थाओं को समाप्त करना जो अंग्रेजी सत्ता के अधीन भारत में विद्यमान थी। पांचवा, सरकार की भारत विरोधी नीतियों का घोर विरोध करना, उसके कार्य में अड़ंगा लगाना। छठा, सदस्य विधानमंडलों में सरकारी आय व्यय के बजटों को भी रद्द कराने का भरसक प्रयत्न करें जिससे सरकारी मशीनरी ठप हो जाए। सातवां, विधानसभाओं में चुने जाने के बाद सदस्य उन सभी प्रशासकीय शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे जो काउंसिल के सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। ऐसा करने के बाद ही सदस्य कोई भी कार्य प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। आठवां, सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना, उन प्रस्तावों को अस्वीकार करना जिनके द्वारा नौकरशाही शक्तिशाली होती है। अगला है, स्वराजवादियों ने यह भी घोषणा की कि जैसे ही उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि सत्याग्रह करना अनिवार्य है और उसके बिना नौकरशाही सही रास्ते पर नहीं आएगी तो वे शीघ्र ही कांस्टेबलों से त्यागपत्र देंगे और इस प्रकार से सत्याग्रह के लिए अपनी शक्ति गांधी जी के नेतृत्व में लगा देंगे। स्वराज पार्टी के कार्य और सफलता।
स्वराजवादियों ने अपने व्यापक कार्यक्रम के साथ कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर 1923 का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें आशा के अनुरूप सफलता मिली। बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा मुंबई में इन्हें अच्छी सफलता मिली। मध्य प्रांत में तो इन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। बंगाल में तो ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। मद्रास और पंजाब में इन्हें खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि यह सांप्रदायिकता और जातिवाद प्रभावी था। केंद्रीय विधानमंडलों की निर्वाचित 101 सीटों में से 42 में इन्हें सफलता मिली। इन्होंने केंद्रीय विधानमंडलों में साझा मोर्चा गठित किया। मौलाना आज़ाद ने कहा कि दल की सबसे बड़ी जीत यह थी कि जो स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखे थे, उन पर भी कब्जा कर लिया। स्वराजवादी दल ने अन्य सहयोगी दल के साथ मिलकर बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। मोतीलाल नेहरू भारत की विधानसभा में स्वराज पार्टी के नेता थे। 8 फरवरी 1924 में इन्होंने असेंबली में प्रस्ताव पेश किए। यह परिषद गवर्नर जनरल से आग्रह करती है कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से भारतीय शासन अधिनियम में देश में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए संशोधन किए जाएं तथा इसके लिए भारत के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाए, जो देश के महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए एक संविधान निर्मित करे तथा वर्तमान में व्यवस्थापिका सभाओं को भंग करके नवनिर्मित व्यवस्थापिकाओं सभा के सम्मुख यह योजना प्रस्तुत की जाए तथा उससे बाद में ब्रिटिश संसद को कानून के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार के विरोध करने के बावजूद यह प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने जो जवाब दिया, उससे स्वराजवादी संतुष्ट नहीं हुए। फलस्वरूप स्वराजवादी वित्त विधेयकों को पारित नहीं होने दिया गया। इसके लिए गवर्नर जनरल को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ा। पारित संशोधन अधिनियम की मांग का एक प्रभाव यह हुआ कि सरकार ने 1919 के सुधारों की जांच के लिए गृह सदस्य अलेक्जेंडर मोदीमैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इसका उद्देश्य द्वैध शासन के कार्य का निरीक्षण करना था। मोतीलाल नेहरू को इस समिति का सदस्य बनाया गया, किंतु उन्होंने सदस्य बनने से मना कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने समिति की सदस्यता स्वीकार कर ली। स्वराजवादियों ने मोदीमैन समिति तथा उसके द्वारा की गई जांच का विरोध किया, क्योंकि समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं थी। 1925 ईस्वी में सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकृत कराने के लिए कौंसिल में प्रस्तुत किया। मोतीलाल नेहरू के द्वैध शासन की कड़ी आलोचना की तथा इसे अव्यावहारिक बताया। इसके साथ ही सरकार के प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जो भारी बहुमत से पास हुआ। यह संशोधन उनके 1924 के प्रस्ताव से बहुत कुछ मिलता जुलता था। स्वराज दल ने 1925-26, 1926-27 के बजट का भी विरोध किया तथा इसे विधानमंडल में अस्वीकृत करवाता रहा। गवर्नर जनरल ने अपने विशेषाधिकार से ही इन्हें पारित किया। इसके अलावा सीडी आयंगर ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में एक प्रस्ताव द्वारा बंगाल के दमनकारी अध्यादेशों को समाप्त कराने का प्रयत्न किया। उनका प्रस्ताव स्वीकार किया गया। फरवरी 1925 ईस्वी में विठल भाई पटेल ने भी बहुत से दमनकारी कानूनों को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। सरकार ने बहुत से कानूनों के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकार किया। भारत में अभी तक एक भी सैनिक स्कूल की स्थापना नहीं की गई थी। स्वराज दल ने भारत में एक सैनिक विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। सरकार के विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया। स्वराजवादियों ने अपने कार्यकाल के दौरान जब कभी यह अनुभव किया कि उनकी बातों की उपेक्षा की जा रही है, तब सरकार के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने कई बार विधानसभाओं का बहिष्कार भी किया।
चिंतामणि ने इस संबंध में कहा कि मार्च 1926 से विधानमंडल की समाप्ति तक के बीच यह एक आम दृश्य था कि कांग्रेसी स्वराजवादी व्यवस्थापिका सभाओं में आते थे और तुरंत ही बाहर चले जाते थे। प्रांतों में भी स्वराज दल को कुछ सफलता मिली। मध्य प्रांत में स्वराज दल का स्पष्ट बहुमत था, अतः यहाँ पर स्वराजवादियों ने वैध शासन को अव्यवहारिक सिद्ध कर दिया। स्वराजवादियों ने जहाँ एक ओर गवर्नर के मंत्री परिषद बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, वहीं दूसरी ओर लगातार 3 मंत्रिमंडलों को धाराशायी करने में सफलता प्राप्त की। 1925 ईस्वी में देशबंधु चित्तरंजन दास के मृत्यु हो जाने के बाद स्वराजवाद को बहुत गहरा आघात पहुंचा और यह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। स्वराज पार्टी की नीति में परिवर्तन। जैसा कि हम ये जानते हैं कि प्रारंभ में स्वराजवादियों ने सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई और सरकार के कार्यों में अड़ंगा लगाया, किंतु यह नीति बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल सकी और इसमें परिवर्तन आने लगा। सुभाष चंद्र बोस ने भी लिखा है कि 1925 के मध्य से ही स्वराज दल की मूल अवरोध की नीति में क्रमिक परिवर्तन होता गया। चित्तरंजन दास भी यह महसूस करने लगे कि असहयोग की नीति अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है, अतः स्वराजवादियों ने असहयोग के स्थान पर उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग की नीति को अपनाना शुरू किया। 2 मई 1925 को फरीदपुर के प्रांतीय सम्मेलन में देशबंधु चित्तरंजन दास ने सरकार को आश्वासन दिया कि यदि सरकार उनकी बातें मानने को तैयार है तो हम सहयोग की नीति अपना लेंगे। जो नीतियों में परिवर्तन किए गए वो थे, पहला, सरकार मन से जनता के प्रतिनिधियों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे।